नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में भारत सरकार ने 4 नए श्रम कानून लागू कर दिए। होते क्या हैं श्रम कानून? क्या जरूरत थी? क्या आज तक कोई श्रम कानून नहीं थे? अगर श्रम कानून लागू किए हैं तो इनकी वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा? और अगर फर्क नहीं भी पड़ रहा है तो फिर जरूरत क्या थी? और अगर श्रम कानून लागू किए हैं तो फिर लोग विरोध में क्यों हैं? आज के सेशन में सबका जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि हमारे देश में जिस भी तरह का कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, श्रम कर रहा है, उसे किसी ना किसी कार्य क्षेत्र में काम करते हुए कार्य के अंदर सुरक्षा की आवश्यकता अगर हो, तो सरकार आपका विचार कर रही है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून लाए गए। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी मीडिया में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे पढ़ाई-लिखाई से संबंधित काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, श्रमिक अगर हैं, तो श्रमिकों के अपने अधिकार हैं और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सरकार चिंतित रहती है। उन्हें लगता है कि श्रमिक यूथ भी हो सकता है, महिलाएँ भी हो सकती हैं, वयस्क पुरुष भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं। सरकार उनके लिए क्या तरीके बनाए ताकि काम करने के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे और समाज में जब वो हैं, उस समय भी उनके जीवन में किसी तरह की बाधाएँ ना रहें। बस इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 श्रम कानून लागू कर दिए। आपके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा, सर कानून लागू करने से पहले कानून बनने होते हैं, कोड्स बनने होते हैं, कब बने थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो यहाँ पर आज मैं आपको न्यू लेबर लॉज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में है न्यू लेबर लॉज़, जिनके चलते भारत में आने वाले समय में सरकार का मानना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा, यानी कि काम करने वाले जो लोग हैं, बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं, उन्हें लाभ होगा। आप पूछेंगे कानून की बात कर रहे थे अभी आप लेबर्स के लिए, लाभ होगा बिज़नेसमैन को, ये कौन-सी लाइन है? बिल्कुल ऐसे ही कि सरकार का मानना है कि जब लेबर अच्छे से उपलब्ध होंगी, लेबर सुरक्षित होंगी, उनके हितों का ख़्याल रखा जाएगा, वर्क फोर्सेस को भी राइट्स मिलेंगे, तो व्यवसाय करने में सरकार का मानना है कि आसानी होगी। इस थीम के साथ में लेबर लॉज़ लाए गए। ठीक है साहब? हमारे देश के अंदर 29 लॉज़ पहले थे, उन्हें 4 कोड में कोडिफ़ाई कर दिया गया है और इन 4 कोड में अलग-अलग तरीके से इन्हें कोडिफ़ाई किया गया है। द कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। मतलब ये बात है कि पहले 29 कानून हुआ करते थे, उनको 4 में बदल दिया गया है। इसी बात को बताते हुए अब आपके दिमाग में कॉमन सा प्रश्न यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर सकता है और वो ये है कि सरकार ने ये जो 4 नए कोड बनाए हैं, एक में लिखा है कोड ऑन वेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये इनके ऊपर डेट तब की डली है और लागू अब हो रहे हैं। असल में ये बन पहले ही चुके थे, सही बात है, बन पहले ही चुके थे, इतने दिन से लागू नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? हमारे देश में ऐसे ही किसानों से संबंधित भी कानून बने थे, लेकिन किसानों से संबंधित कानून जैसे लागू किए गए, प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। यहाँ पर सरकार को डर ये था कि किसान के बाद अगर मज़दूर भी नाराज़ हो गया, क्योंकि काम ये है कि मोमेंटम अगर अपोज़िशन ने ये बना दिया कि ये मज़दूरों के खिलाफ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें अटक जाएँगी। तो कानून बन पहले ही गया था, कोड पहले ही बन गया था, लागू नहीं हुआ था। तो उस डेट के बाद लागू अब हो रहा है जिसके ज़िक्र में आप आज हैं। यहाँ पर सरकार का मानना है कि इससे ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मज़दूरी, महिलाओं को बराबरी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी जाएँगी, ऐसी सरकार की मंशा है। प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा इस बात को बताते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा फ़ोकस किया। बताया गया कि ये हमारे देश के अंदर जो विज़न है उसको रिफ्लेक्ट करता है आत्मनिर्भरता को। 2017-18 में जहाँ 47.5 करोड़ ही लेबर थे, आज 64.33 करोड़ लेबर हैं। ये दिखाता है कि 6 साल में भारत में 16.83 करोड़ नए रोज़गार के अवसर जुड़े हैं। The historic reform streamline compliance, modernize outdated provision, create a simplified, efficient framework that promotes ease of doing business. मतलब ये जो लाइन है जिसके थीम में एज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, सोचने में प्रधानमंत्री को आ रहा है, इससे ही पहली लड़ाई शुरू हो रही है और वो ये कि यार बिजनेस लेबर को नहीं करना होता है, मालिक को करना होता है। तो क्या आप व्यवसायी को सोचते हुए लेबर का कानून ले आए? अगर ऐसा है, तो व्यवसाय के हितों में अगर कानून है, तो क्या लेबर के हितों का कानून ध्यान नहीं रखा गया है? तो अब हम उस विषय पर चलते हैं, सरकार ने क्या तर्क दिए हैं? उन्होंने लेबर के लिए क्या कुछ अच्छा किया है? जैसे 4 नए लेबर जो कोड बने हैं, उनमें से कोड ऑन वेजेस 2019, ये चारों कोड हैं जिनको जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इन कोड्स को लेकर के प्रधानमंत्री की जो थीम है, वो नज़र आती है जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि देश में जो गुलामी की मानसिकता चली आ रही है, अंग्रेजों के काल से हमें उन्हें बदलना होगा और यही कहते हुए सालों से चले आ रहे जो लेबर कानून हैं, उनको परिवर्तित किया गया है। पहले 29 कानून थे यानी कि उसमें रूल थे, उन्हें अब बदलकर 351 रूल में बदल दिया गया, जो दर्शाता है कि ज़्यादा कानून नहीं होंगे तो ज़्यादा कानूनों से यानी ज़्यादा लॉज़ नहीं होंगे, रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो फिर उनसे उलझने में भी कम समय लगेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर हर बात पर आप कानून बाँच दोगे कि नहीं आपने ये गलती की है, अब आपके ऊपर इस कानून की धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा,
उसे हटाइए ताकि बिज़नेसमैन अच्छे से काम कर पाए और वो लोगों को रोज़गार दे पाए क्योंकि जब बिज़नेस ग्रो होगा, तो ही लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर रिटर्न्स की बात की गई, यहाँ पर फॉर्म्स की बात की गई, रजिस्ट्रेशंस की बात की गई। बताया गया कि बहुत सी चीज़ों को बहुत सुगम कर दिया गया है। मतलब एक तरीके से इतना तार्किक कर दिया गया कि ये जो इतना सारा काम था, अब वो इतने से काम में सिमट गया है। यही कहते हुए लेबर रिफ़ॉर्म किए गए हैं। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो सिम्प्लिफाइड कंप्लायंस करना, स्ट्रीमलाइनिंग एनफोर्समेंट में करना और मॉडर्नाइज़ेशन देना नए कानूनों का ये इनका उद्देश्य है। जैसे अगर बात की जाए माइन्स के अंदर काम करने वाले लेबर्स की, तो उनको एक्सीडेंटल कंपनसेशन की बात की गई है, वर्किंग सेफ्टी की बात की गई है, हेल्थ सेफ्टी की बात की गई है और तो और उनके लेबर आवर्स की बात की गई है। 8 से लेके 12 घंटे तक काम कराया जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ी बहस हो सकती है। सरकार 8 से लेकर 12 घंटे की बात कर रही है और 12 घंटे काम का मतलब हुआ अगर आप 72 घंटे की वर्किंग साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर 6 दिन की बात कर रहे हैं। सरकार ने लेकिन यहाँ पर मेंशन किया कि 48 घंटे पर वीक का आप काम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप काम देते हैं तो फिर आपको काम के लिए डबल वेजेस देने पड़ेंगे, यानी कि ओवरटाइम पर डबल वेजेस का प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया है। ऐसे ही जो हज़ार्डस कंडीशन में काम करने वाले हैं, यानी गहरी माइन्स में काम करने वाले जो लोग बाग हैं, उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स ये सब डिसाइड किए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो की गई है वो ये कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ये ना कहा जाए कि ये काम महिलाएँ कर सकती हैं, ये काम पुरुष कर सकते हैं। ऐसा ना रखा जाए। महिलाएँ और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ टेक्सटाइल वर्कर के लिए मतलब महिलाओं को कार्य क्षेत्र में समानता देने की बात की गई है। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी प्रोविज़न रखा गया है और तो और कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर फ्रीलांसर लोग काम करते हैं, जैसे पत्रकारिता। पत्रकारिता में बहुत ही दिक्कत ये होती है कि जो अ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं, कई फ्रीलांसर पत्रकार मार्केट में उपलब्ध होते हैं, जो कि बाइट्स उपलब्ध कराते हैं, उतना भर का उनको पैसा मिल जाता है। भले ही वो किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हों, उनकी जो बाइट्स उठाई जा रही हैं, उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट्स मिलता है। तो इस तरह के जो स्ट्रिंगर पत्रकार होते हैं, इन्हें कभी वर्क में सिक्योरिटी नहीं रहती। इसीलिए फिर पत्रकारिता में भ्रष्टाचार जन्म ले लेता है, फिर भाई-भतीजावाद जन्म ले लेता है, बायसेस जन्म ले लेती हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर की जाए। उनको भी कवर करने का ध्यान रखा गया है कि भई इनके भी वर्क सेफ्टी हो। ऑडियो विजुअल क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, गिग वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको कैसे काम दिया जाए और तो और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यूथ के लिए रखा गया है कि मिनिमम वेज गारंटीड रखी जाए, साथ ही साथ नौकरी करने वाले को अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर दिया जाए, एनुअल लीव्स अनाउंस की जाएँ, साथ ही साथ में लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा हो, ये कैसे सेट किया जाए, वो ध्यान रखा गया है। फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स दिखाया गया है कि कितने समय के लिए आपको काम कराना मैंडेटरी है। मतलब किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखते हैं, उसको कम कैसे किया जाए, इस पर फोकस करने का ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ कैसे स्किल्ड वर्कर को ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकते हैं, इसके लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की जहाँ तक बात हो, तो महिलाओं के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अर्थात महिला और पुरुष में कार्यभेद ना हो, इसके लिए कानून में ध्यान दिया गया, मतलब इस कोड में ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ महिलाएँ जो पेमेंट पुरुष पाते हैं, वही महिलाएँ भी पेमेंट पाएँ। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में उनसे पूछकर काम दिया जा सके। पहले कुछ ऐसे सेक्टर थे, जहाँ पर महिलाओं को काम से पाबंदी थी कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ मातृत्व अवकाश बढ़ाकर अब 26 हफ्ते का यानी कि 6 महीने का और पुरुषों को पैटर्निटी अवकाश 15 दिन का देने का प्रोविज़न रखा गया है। हेल्थ बेनिफिट ₹3500 तक का मेडिकल बोनस भी यहाँ पर प्रावधान महिलाओं के लिए रखा गया है। फैमिली की डेफिनेशन में अब फीमेल एम्प्लॉयी जो है उनके डिपेंडेंट्स में सास-ससुर को भी शामिल किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के के माँ-बाप ही हैं, वो लड़की के माँ-बाप भी अगर हैं तो उन्हें भी डिपेंडेंट में शामिल किया जा सकता है। इससे बहुत सी महिलाओं को जो विशेष रूप से अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है और वो माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट्स में शामिल करना चाहें तो कर सकती हैं। ये बात अपने आप में महिलाओं के लिए एक बहुत सकारात्मक बात के रूप में प्रूव होगी। ऐसे ही बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके लिए ऐसे ही मतलब तमाम प्रकार के तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब जो ईएसआईसी है, वो सब पर लागू होगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी 1 साल की ग्रेच्युइटी पूरे होने के साथ-साथ मिलने लगेगा, जो पहले 3 साल पर था। रिकॉर्ड और रिटर्न्स अब पूरी तरह डिजिटल रखने होंगे और महिलाओं के लिए परिवार की परिभाषा में सास-ससुर भी जुड़ सकेंगे। ये सब वो बातें हैं, जिनसे कि आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी प्लेटफ़ॉर्म्स की महत्ता बढ़ने लगेगी। श्रमिकों के लिए सरकार का ये मानना है कि आने वाला समय हमने लोगों को ध्यान में रख कर के काम किया। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोलकर बता दी। अब एक फैक्ट यहाँ पर और है जिसकी वजह से थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको समझना चाहिए और वो ये है मतलब इसमें काफ़ी सारे विरोध हो रहे हैं, मैं इसको एक पेज पर लेकर चलता हूँ।
जो तमाम बातें हैं, जैसे कि मिनिमम वेज देना या फिर इस तरह से ध्यान रखना कि वेजेस किस तरह से यूनिवर्सल एक जैसी हों, इनके साथ-साथ एक जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है वो ये कि पहले ऐसा होता था कि अगर आपको नौकरी से लोगों को निकालना है या अपना काम-धंधा बंद करना है, तो काम-धंधा बंद करने के लिए जो एम्प्लॉइज़ की लिमिट थी, वो 100 थी। आप काम को बंद करने से पहले पूछते थे सरकार से, सरकार अगर आपके पास 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप अपना धंधा बंद नहीं कर सकते। सरकार उसके ऊपर सख्ती रखती थी। उस संख्या को बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया है। इससे लेबर संगठन विरोध में उतर आए हैं। ऐसा क्यों? कि अब श्रमिकों की संख्या 300 तक भी किसी को टेंशन नहीं देगी। टेंशन नहीं देगी मतलब किसी को मन कर गया कि नहीं मुझे फैक्ट्री बंद करनी है, वो बंद करके चला जाएगा। इस ऑब्लिगेशन से काम नहीं करेगा कि मुझे श्रमिकों के लिए फैक्ट्री चलानी है। आप पूछेंगे कि साहब हर आदमी को अपने लिए चलानी होती है, नहीं। हमारे देश के कानून कहते हैं कि अगर 300 से ज़्यादा अगर आपके पास कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके लिए कर्मचारियों के लिए काम करना है। मतलब असल में ये समझिए कि अब आप कंपनी बंद नहीं कर सकते। बंद करने पर आपके ऊपर कई तरह की सख्तियाँ हो जाएँगी। तो यहाँ पर वो नियम 100 से 300 का कर दिया गया है। दूसरा जो इंस्पेक्टर राज है उसको कम कर दिया गया। एक तरीके से ये समझिए कि अब आपको कानूनी रूप से प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार आपके सपोर्ट में रहेगी। आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। 30 दिन का मिनिमम नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। आपके पास कोई कमी है अगर उसे पूरा करने का आपको मौका दिया जाएगा। ऐसे करके मतलब लेबर के साथ-साथ जो मालिक है ना, उसके लिए भी ये कानून फ्रेंडली कर दिया गया है। क्योंकि होता क्या है कि लेबर लॉज़ के चलते बहुत बार फैक्ट्री मालिकों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, एम्प्लॉयर्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा सरकार का भी ऑब्जर्वेशन रहा है और बहुत से सामाजिक संगठनों का भी ऐसा मानना रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत कहाँ पर आई? दिक्कत यहाँ पर आई कि अब फैक्ट्री के अंदर अगर किसी को हड़ताल करनी है, तो हड़ताल करने के लिए पहले उसे 15 दिन पहले बताना होगा कि हम इस बात के लिए अलग होना चाहते हैं। और तो और जो हड़ताल करने वाले लोग हैं, वो कम से कम संख्या में 51% होने चाहिए, जो अपनी बात के लिए हड़ताल करने वाले हो। तो इस तरह से जो श्रम कानून है, उसको ये दबाता हुआ फ़ील होता है कि भई जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, अब वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएँगे। सरकार का कहना है 15 दिन पहले इन्फॉर्म करो ताकि काम ना अटके और दूसरा, आपको अपनी बात रखने से पहले 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। इस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो एक तरह से ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कानून जो है वो सरकार ने अपने साथ-साथ उन लोगों के लिए भी बढ़ा दिए हैं जो एक तरीके से समझिए कि कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेशन में कानून दे दिए हैं। यही कारण है कि इस पर प्रतिक्रिया मज़दूर संगठनों की तरफ से आना शुरू हो गई। उनका मानना है कि आप तो 8 से 12 घंटे कह के 12 घंटे तक के काम की अनुमति दे रहे हो, कुछ नहीं होगा। फिर आप सरकार का डर खत्म कर रहे हो, तो हमारे साथ में प्रताड़नाएँ होंगी, मज़दूरों के साथ गलत होगा। मज़दूरों ने इतनी मेहनत से अपने लिए कानून मंगवाए थे, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। राज्य सरकारें भी इस पर कानून बना सकती हैं। केंद्र ने कानून बना करके उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। जो कानून पहले एग्ज़िस्ट करते थे उसमें मतलब लेबर्स के लिए बहुत कानून हुआ करते थे। आपने कानूनों को कमज़ोर कर दिया है। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि मज़दूर यूनियन पूरे देश में प्रोटेस्ट करने उतरेंगी। कुल मिलाकर नए लेबर कानून आ चुके हैं। देखना होगा कि किस तरह से इसको लेबर्स लेते हैं, लेबर एसोसिएशन लेती हैं। भारतीय मज़दूर संघ की तरफ से इसे हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के लेबर फ्रेमवर्क में कवर किया गया है। तो मतलब अब क्योंकि पार्टी वाइज़ होते हैं ये भी, किसी पार्टी का लेबर कौन-सा है, किसी पार्टी का लेबर संगठन कौन-सा है, तो यहाँ पर इस तरह से देखा गया है। तो कुल मिलाकर देश में लेबर कानून आ चुके हैं और लेबर कानून में कुछ प्लस और कुछ माइनस चीज़ें हैं। सरकार का मानना है कि इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।